Well, hello guys. Today we have one another theorem that is also on prime field. थ्योरम कहती है कि P आपके पास कोई प्राइम फील्ड है तो आपके पास दो कंडीशंस आपको प्रूव करनी है। पहला होगा कि P और Q आइसोमॉर्फिक होंगे और दूसरा है P आइसोमॉर्फिक होगा Z बाय PZ दैट इज़ जनरेटेड, और आइडियल बोल सकते हैं या फिर इसको प्रिंसिपल आइडियल बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल आइडियल हम उसको बोलते हैं जो किसी एक नंबर से जनरेट हो रहा हो। तो ये दोनों कंडीशंस आपको प्रूव करके दिखानी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करने के लिए हम एक मैपिंग को डिफाइन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। हम क्या करते हैं, मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन को, ठीक है। इसको आप पहली लाइन से ही आपको पूरी थ्योरम की कहानी समझ में आ रही है कि हमें एक्चुअली करना क्या है। मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक, z से लेके p तक जाएगा। जो p क्या है, p एक प्राइम फील्ड है और z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं। तो z से लेके p तक जाएगा। अब देखो p यानी कि प्राइम नंबर का एक सेट होगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसको हम शो कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और इस फंक्शन को मैंने नाम दिया है स्मॉल f। ये आपके पास z है यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये आपके पास क्या है, प्राइम फील्ड है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर इंटीजर्स होंगे 1 2 3 वट एवर जो भी है। तो मैंने मान लिया इसके पास n है और इसके पास प्राइम नंबर की फील्ड है, तो ऑब्वियसली पर इसके पास सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, 2 3 वट एवर, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो बट इसके पास कोई यूनिटी ज़रूर होगी, ठीक है, यूनिटी ऑफ अ प्राइम फील्ड। तो उस यूनिटी को मैं मान लेता हूँ कि 1 है, ठीक है। देखो फील्ड है, ध्यान देना इस बात का, फील्ड है तो मैंने कहा था कि 1 और 0 उसके पास जरूर होगा, यानी कि एक मल्टीप्लिकेटिव और एक एडिटिव आइडेंटिटी जरूर होगी। अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर 1 को तो प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते, तो ये प्राइम नंबर की फील्ड नहीं है, ये प्राइम फील्ड है एक्चुअली। तो यहाँ n है, तो ये इस तरीके से कुछ डिफाइन करते हैं गिवन बाय कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया z से p तक जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा कि अगर मैं इस f को n पे लगाता हूँ तो मैं जो मेरा ओपन होगा फंक्शन वो होगा n.1, और 1 दोस्तों क्या है, 1 इज़ यूनिट एलिमेंट ऑफ दैट प्राइम फील्ड, और जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेयर कि जो आपका 1 है वो p को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, इज अ यूनिटी ऑफ p, इज द यूनिटी ऑफ p। अब देखो कहानी सिर्फ इतनी है दोस्तों कि आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ना अपनी तरफ से, इस फंक्शन को कहीं ना कहीं मैं पहले एक होमोमॉर्फिज्म प्रूव करता हूँ ताकि मैं इसका कर्नल डिफाइन कर सकूँ। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, आपको ये z बाई p पे तो बनाना है ना, ये तब बनेगा क्योंकि नीचे जो क्वोशंट ग्रुप बनते हैं, क्वोशंट रिंग्स बनती हैं, तो नीचे वाला हमेशा कर्नल होता है। तो मुझे कर्नल बनाना है, तो मुझे कर्नल बनाना तो यानी कि पहले कर्नल तभी बनेगा जब मेरे पास एक होमोमॉर्फिज्म होगी और यहाँ एक कोई सब ग्रुप होगा कर्नल जैसा। तो अब क्या करते हैं, हमने f को पहली होमोमॉर्फिज्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देन f जो है हमारे पास, f इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, f इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। और रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपको दो बातें प्रूव करनी पड़ती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली बात और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाली बात। तो सबसे पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ग्रुप में सिर्फ एक ही प्रूव करनी होती है, या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, बट इसमें दोनों ही करनी होती हैं। तो ये कैसे ओपन होगा, हमने बताया था फंक्शन f n पे लगेगा तो n.1 आएगा। अब ये m प्लस n पे लग रहा है तो m प्लस n.1 आएगा, नहीं आएगा। और इसको आप थोड़ा और अगर एक्सटेंड करना चाहें तो आप लिखोगे m.1 प्लस n.1। अब दोस्तों m.1 की मतलब क्या है, इसका मतलब है f ऑफ m प्लस, और इसका मतलब क्या है, f ऑफ n। तो ये फंक्शन आपने m प्लस n पे लगाया था और अलग अलग सेपरेट हो गया, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ये ओपन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ओपन होगा या नहीं होगा। m n, तो ये कैसे ओपन होगा, m n.1। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, m.1
एंड ब्रैकेट लगा दीजिए और इसको लिख दीजिए n.1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब m.1 का मतलब क्या है, fm, और n.1 का मतलब क्या है, fn। तो ये fm हो गया और ये fn हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी जो f लिया था आपने वो क्या हो गया, f इज़ होमोमॉर्फिज्म। ये तो प्रूफ हुआ हमारे पास, f क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। अब अगर f होमोमॉर्फिज्म है तो अब मैं कर्नल डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं जल्दी से कर्नल को डिफाइन करता हूँ। नाउ कर्नल डिफाइन कैसे होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कर्नल ऑफ f। ये क्या होगा, कर्नल ऑफ f की सिंपल सी डेफिनेशन हमें ये बताई जाती है कि कोई भी n आप कहाँ से लेंगे, z से लेंगे, और जब आप इस n पे f को लगाएंगे तो आंसर आना चाहिए 0, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी अगले सेट का, तो आंसर आया 0। इसका मतलब यही है कर्नल का। बट हमें तो ये पता था कि जी जब हम कोई n z से लेते हैं तो fn कैसे ओपन होता है, सर fn ओपन होता है n.1 से। आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब n को 1 से मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो सकती हैं। अब देखो बच्चों, ओपन ऐसे ही होगा, यानी कि कर्नल, हम फंक्शन भी तो ऐसे डिफाइन कर रखा है, यानी कि कर्नल आपका इस तरीके से डिफाइन होगा। अब हमें ये बात पता है कि कर्नल हमेशा ना एक जेड का आइडियल होता है। वी नो दैट कि जो कर्नल है, कर्नल ऑफ एफ हम जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है हमेशा, इज एन आइडियल ऑफ जेड, इज एन, ये होता है जेड का आइडियल। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब चीज़ों को सुनो, अब आपने क्या कर दिया, अब तक आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, आपने उसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, आपने कर्नल भी बना दिया। अब जेड के बारे में हमें क्या पता है, जेड हमारा एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, जिसका कोई भी आइडियल हमेशा क्या होता है, एक प्रिंसिपल आइडियल होता है, ठीक है ना। तो जो ये जेड है ये एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। तो सिंस जो जेड है आपका, जेड इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी बोल सकते हैं इसको आप, आइडियल डोमेन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। डोमेन में हम इंटीग्रल डोमेन्स की कंडीशंस को याद करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है जो आपका जेड है, ठीक है ना। अब अगर ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी आइडियल होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। दैट इम्प्लाइज आइडियल कौन है जेड का, कर्नल ऑफ एफ। आपने ये बना दिया ना, आपने अब यहाँ पे एक कर्नल बना दिया, ये कर्नल बन गया इसका, किसका कर्नल, जेड के अंदर है ना ये। तो ये जेड का एक, और कर्नल एफ क्या होता है, आइडियल होता है। तो जेड का एक आइडियल बना लिया आपने। और अब आप कह रहे हैं कि जी जेड एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो इसका मतलब जो भी इसका आइडियल होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, है ना। दैट इम्प्लाइज कि कर्नल एफ जो है वो क्या होगा, इज प्रिंसिपल आइडियल। और प्रिंसिपल आइडियल हम उसको बोलते हैं जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये जो कर्नल ऑफ एफ है आपका, ये किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। सो दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट। अब आप ये बात बोल सकते हो कि भैया कोई एक क्यू इस जेड के पास हो सकता है सच दैट कि जो आपका कर्नल है वो उससे जनरेट हो रहा होगा, यानी कि कर्नल को वो जनरेट कर रहा होगा, क्योंकि कर्नल एक प्रिंसिपल आइडियल है। तो ये क्यू इसको जनरेट कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। और जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि इसके हर एक एलिमेंट को क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि आप क्यू एम क्यू एन कुछ भी लिख दो, जैसे क्यू टी लिख दिया मैंने, दैट टी बिलोंग्स टू व्हाट, टी बिलोंग्स टू जेड, ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब हमने पढ़ी है सबने फंडामेंटल थ्योरम बीएससी के अंदर, तो आई कैन राइट आउट बाय, अब चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम की तरफ, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म और रिंग होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये आपको क्या बताती है, ये दोनों लगभग सेम सी होती हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ग्रुप की भी सेम ही है और रिंग की भी सेम है। और ये आपको बताती है कि जो आपका रिंग है अगर आप उसके नीचे कर्नल लिखते हो तो वो एक कोशेंट रिंग बन जाती है, और वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होती है
अपनी होमोमॉर्फिक इमेज के, यानी कि इसकी होमोमॉर्फिक इमेज कौन हो गई, एफ जेड, ठीक है। और एफ जेड एक्चुअली कंटेन्ड करता है किसके अंदर, पी के अंदर, ये बात है ना, एफ जेड कंटेन्ड करता है पी के अंदर, ये है आपका पी, और यहाँ कहीं बन रहा है कौन, एफ जेड, तो ये पी के अंदर एफ जेड है, तो एफ जेड कंटेन करता है पी के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो कर्नल ऑफ एफ आपने बनाया है, ये एक प्रिंसिपल आइडियल आपने बोला कि इसको क्यू जनरेट करेगा। अब कर्नल ऑफ एफ को क्यू जनरेट करें, यानी कि सारी कहानी क्यू पे है। अब हमारे पास कुछ केसेस अराइज हो गए, अब हमने कहा कि ठीक है जी, सारी कहानी क्यू पे डिपेंड करती है तो अच्छी बात है, बट क्या हो, ध्यान देना, क्या हो कि ये क्यू में कुछ गड़बड़ हो, यानी कि क्यू कैसा हो सकता है, इस पर तो कहानी डिपेंड करेगी ना। अब कि क्यू भैया क्यू ही जीरो हुआ तो क्या होगा, तो यानी कि पहला केस हमने बनाया, को मैं लिखूंगा केस नंबर फर्स्ट अराइज हुआ हमारे पास, कि अगर क्या हो कि अगर मेरा ये क्यू जीरो ही हो जाए, क्यू जीरो हुआ तो यानी कि कर्नल ऑफ एफ खत्म हो गया, है ना, कर्नल ऑफ रहा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर क्यू जीरो हुआ तो इन दैट केस जो आपका कर्नल ऑफ एफ है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आपका एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो इस केस में अगर ये जीरो हो गया, ये खाली हो गया, तो इसका मतलब यहाँ कौन रहा, सिर्फ जेड रहा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी गेट, इन दैट केस हमें मिल जाएगा कि इधर जेड मिलेगा और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, एफ जेड के, एम आई राइट, ये जेड और एफ जेड आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जेड को एफ जेड के आइसोमॉर्फिक नहीं प्रूव करना, हमें प्रूव करना है इस पी को क्यू के आइसोमॉर्फिक। अब ये क्यू कहाँ से आएगा, ये क्यू क्या है, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। देखो एफ जेड कंटेन करता है पी के अंदर, अब ध्यान देना इस बात पे। अब जेड आइसोमॉर्फिक एफ जेड के आपने बता दिया, अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ना एफ एक फील्ड है और वो क्यूशेंट ऑफ इंटीजर्स ऑफ एफ जेड है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक चीज मैं आपको और क्लेरिफाई करता हूं। देखो दोस्तों, एक इसको ना क्वोशेंट फील्ड की डेफिनेशन लिखिए पहले, आप इसको नोट्स बना लीजिए, काम आएगी बहुत आपके। क्वोशेंट फील्ड क्या होती है, क्वोशेंट रिंग आपने पढ़ा है, क्वोशेंट ग्रुप आपने पढ़ा है, तो क्वोशेंट फील्ड भी पढ़ते हैं। क्वोशेंट फील्ड एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि इसका जिक्र होने वाला है। तो मैं मान लेता हूं लेट एफ जो है ना बी एनी फील्ड, बी एनी, चाहे आप इसको फील्ड बोल दीजिए और आप इसको रिंग बोल दीजिए, ठीक है, दोनों केस में। तो द क्वोशेंट फील्ड, द क्वोशेंट फील्ड ऑफ एफ, तो इस एफ की जो क्वोशेंट फील्ड होगी वो कैसी होगी, इज गिवन बाय, वो ऐसी होगी, उसको आप किसी के से डिनोट कर सकते हो, और उसके पास कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे ए बाय बी टाइप के, और ये जो ए और बी हैं ये दोनों कहाँ से लिए जाएंगे, उस फील्ड से लिए जाएंगे, उस एफ से लिए जाएंगे, और जो नीचे वाला एलिमेंट है वो आपका जीरो नहीं होगा। ओके, ये किस केस में है, ये इंटीजर्स के केस में है, इस चीज़ पे बेटा ध्यान देना आप थोड़ी सी बात, ठीक है। तो आप इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, ये फील्ड की सब क्वोशेंट फील्ड की डेफिनेशन हो गई, और जो इंटीजर्स की क्वोशेंट फील्ड होती है उसको बोलते हैं क्यू, ठीक है ना। और वो क्यू कैसा होता है, वो होता है ऐसा कि ए बाई बी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं जी, और ये ए और बी दोनों कहाँ से होंगे, जेड से होंगे। ये क्वोशेंट फील्ड किसकी बना रहे हो, जेड की बना रहे हो, और बी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये क्वोशेंट फील्ड बन जाएगी किसकी, जेड की, और हमारे पास तो जेड ही है ना, हम तो जेड की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास जेड है यहाँ पे। अब इस जेड को मैं क्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो कैसे कर रहा हूँ उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और क्वोशेंट फील्ड आपको समझ में है, क्वोशेंट फील्ड एक्चुअली क्या होता है। अब देखो, अब आप क्या करो, मान लो लेट कर लिया मैंने कि एफ जो है ना, एफ बी द फील्ड ऑफ, एफ बी द फील्ड ऑफ क्वोशेंट, मैंने एफ नाम दे दिया, बी द फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स किसका, ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की जो फील्ड है दैट इज जेड, और ये उसको तो आप क्यू बोलते हो, बट एफ मैं किसको बोल रहा हूँ, एफ जेड वाले को, क्योंकि इधर जेड है तो एफ जेड पे लगा रहा है, तो आगे भी तो कहीं ना कहीं इंटीजर्स जा रहे हैं ना,
तो वो जो एफ जेड बन रहा है उस एफ जेड की जो सब फील्ड बनेगी उसको मैंने एफ नाम दे दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं है जी, एफ एक फील्ड बन गई। अब आपको ये बात तो क्लियर है, ध्यान देना कि एफ जेड कहाँ था, पी के अंदर। इसका मतलब ये जो एफ है ये भी कहाँ होगा, ये भी पी के अंदर होगा, है ना। और जो क्यू के बारे में आपको बात बताई गई वो क्या थी, सिंस जो क्यू है ये क्या है, क्यू इज द फील्ड ऑफ कोशेंट, क्यू इज द फील्ड ऑफ कोशेंट। और ये किसकी कोशेंट की फील्ड है, ये इंटीजर्स की। और इंटीजर्स कौन से, जेड की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स जेड की बात कर रहे हैं, है ना। और हमने प्रूव किया था इधर कि जी ये जो है ना, ये प्रूव किया हमने कि जेड और एफ जेड क्या है, आपस में आइसोमॉर्फिक, ये हम प्रूव कर चुके यहाँ तक। तो इसका मतलब एंड हम लिख सकते हैं कि जेड और एफ जेड जो हैं वो आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं। अब बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है ना। अब दैट इम्प्लाइज लिखो, जेड की जगह पे मैं क्यू लिख दूं क्योंकि क्यू इसका कोशेंट है, तो इसका मतलब क्यू आ जाएगा यहाँ पे। और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, एफ जेड का कोशेंट कौन है, एफ है, तो क्यू आइसोमॉर्फिक हो गया एफ के। ठीक है ना भाई, समझ रहे बात। एफ क्या है, कोशेंट किसका, एफ जेड का, तो एफ जेड की जगह मैंने एफ लिख दिया। क्यू कोशेंट है किसका, जेड का, तो क्यू की जगह पे मैंने जेड की जगह मैंने क्यू लिख दिया। और एफ कहाँ है, एफ सर कंटेन्ड करता है पी में। अब पी क्या है, पी सर एक प्राइम फील्ड है, हमें शुरू से दे रखा है, तो सिंस पी इज प्राइम फील्ड। अब प्राइम फील्ड क्या होती है, प्राइम फील्ड जी वो होती हैं जिनके पास कोई भी सब फील्ड नहीं होती। तो इसका मतलब ये एफ कंटेंट कैसे कर रहा है फिर पी के अंदर, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ कंटेंट नहीं करेगा, ये एफ इसके बराबर होगा। अब अगर ये बराबर होगा तो इसका मतलब ये जो क्यू आइसोमॉर्फिक दिख रहा था आपको किसके, एफ के, वो आइसोमॉर्फिक हो गया पी के। और ये आपने प्रूव कर दिया क्यू आइसोमॉर्फिक टू पी, जो पहली हमारी कंडीशंस थी। लॉजिक क्लियर हुआ, ये तब हमने प्रूव किया। अब हम लेके क्या चल रहे थे, हम लेके चल रहे थे कि सर क्या हो जो कर्नल, ये कंडीशन हम ले आए थे। और इसमें हमारे पास ये थी कि कर्नल एफ जो है जिसको एक क्यू जनरेट कर रहा है, उस क्यू के ऊपर कहानी हमने बनाई। पहला केस बनाया था कि क्यू अगर जीरो हो गया तो क्या होगा। अब क्यू जीरो हो गया तो ये आइसोमॉर्फिक हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा केस हमने ये बना लिया कि सर क्या हो, केस सेकंड बना दिया मैंने कि क्या हो कि अगर ये क्यू है ये जीरो नहीं हो के वन हो, है ना। तो अब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब जब आप एफ क्यू पे लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, F1 लिखना पड़ेगा। अब F1 लिखेंगे तो ये Q किसका एलिमेंट था, Q था एलिमेंट कर्नल का, Q था एलिमेंट किसका, कर्नल का। क्योंकि आपने तो बोला ना Q कर्नल को जनरेट कर रहा है, तो Q को तो कर्नल के अंदर होना चाहिए। और कर्नल के एलिमेंट के ऊपर F लगाओगे तो फिर आप जीरो ही पाओगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये कह रहे हो कि भैया Q1 है, तो इसका मतलब हमारी जो मैपिंग ऐसे ओपन होती थी कि 1 इज इक्वल टू n इंटू वन, यानी कि 1 इंटू वन, और आंसर कितना आ रहा है, जीरो। अब 1 इंटू वन जीरो आए, ये तो कहीं जची नहीं बात। इसका मतलब तो ये आपने बता दिया कि जी 1 इज इक्वल टू हो गया जीरो, और ये तो फिर हमारी मैथ के लिए बड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो लिख दीजिए कि ये हो गई अब एक कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि हमने जो भी लेट किया होता है, हमने जो भी सपोज किया था वो सब गलत होता है। इसका मतलब ये बता दिया कि जो Q है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि Q जीरो के लिए तो आपने प्रूव कर दिया, बट Q1 के लिए ये कभी भी प्रूव नहीं हो सकता, हमने ये बात लिख दी। अब चलते हैं केस नंबर थर्ड की तरफ कि क्या हो सर कि अब अगर Q जीरो भी नहीं है, Q1 भी नहीं है, और Q 1 से बड़ा हो, अब 1 से बड़ा 2 3 4 जो भी हो, बट 1 से बड़ा हो तो क्या होगा। अब 1 से अगर बड़ा है Q, ध्यान देना, और मान लेते हैं कि 1 से बड़ा Q ना कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर ये प्राइम नंबर आ गया तो बात बन जाएगी, बट मान लेते हैं कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इन दिस केस वी क्लेम दैट, इन दिस केस वी क्लेम दैट, हम मान के चलते हैं कि Q इज नॉट अ प्राइम, कि Q इज
नॉट नहीं, इज प्राइम, Q इज अ प्राइम नंबर। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि Q प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब इसको अपोजिट मान लो कि Q प्राइम नहीं है, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, लेट इफ पॉसिबल कि Q इज नॉट प्राइम, Q इज नॉट प्राइम, कि भैया Q जो है ना वो प्राइम नहीं है। अब अगर Q प्राइम नहीं है तो इसका मतलब Q कोई दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन जैसा होगा, यानी कि Q हो सकता है कोई दो नंबर की मल्टीप्लाई, जैसे Q1 Q2 हो, है ना। और ये Q1 Q2 इसका मतलब एग्जिस्ट करेंगे, होंगे कैसे, ये Q1 जो है ना 1 से तो बड़ा होगा और Q से छोटा होगा, और इसी तरीके से Q2 है वो भी 1 से बड़ा होगा और Q से छोटा होगा। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई ऐसी होगी ना। क्लियर है बात। अब हमें ये बात पता है कि अगर मैं F को Q पे लगाऊंगा तो आंसर आएगा 0, है ना। अब F Q पे लगाया मतलब F आपने दो नंबर की मल्टीप्लाई पे लगाया, Q1 और Q2 की। अब F क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये अलग अलग हो सकता है। F Q1 अलग लिख सकते हैं और F Q2 अलग लिख सकते हैं। अब F Q1 कैसे ओपन होगा, F Q1 ओपन होगा सर इस तरीके से, यहाँ लिखता हूँ मैं Q1.1, और ये कैसे ओपन होगा, ये होगा जी Q2.1, ओपन करना है, कर दिया हमने। अब ये आपका FQ ऐसे बन गया Q1.1 Q2.1, और इक्वल टू किसके बन रहा है, 0 के। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही, इसका मतलब इन दोनों में से एक तो 0 है, तो दैट इंप्लाइज कि आइदर या तो ये जो Q.1 है ये 0 होगा, और या फिर ये जो Q.1 है ये 0, इन दोनों में से एक तो 0 होगा भाई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई इनमें से एक 0 है। अब इफ कि आपका जो Q1.1 है, मैंने मान लिया कि ये 0 है। अब अगर ये 0 है तो इसका मतलब F Q1 पे लगा है तो आंसर 0 आया। इसको आप F Q1 भी तो लिख सकते हैं ना, F ऐसे ही तो खुलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो Q1 एलिमेंट है ये किसको बिलोंग कर गया, ये बिलोंग कर गया कर्नल को। अब अगर ये कर्नल को बिलोंग कर गया तो कर्नल को तो जनरेट करता है कौन, Q। देखो Q1 एलिमेंट इसमें है और इसको जनरेट करता है Q। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एलिमेंट है Q1, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखा जाएगा, यानी कि QT लिखा जाए, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। समझ रहे बात। मान लो मैं कह रहा हूँ इसको जनरेट करता है, यानी कि मान लो ये 6 है, ठीक है, और इसको जनरेट करने वाला नंबर है मान लीजिए नहीं, ये मान लिया मैंने 2 है, और इसको नंबर जनरेट कर रहा है कौन, 6, ठीक है। क्यों, आप पहले भी बात, ये मैंने 2 इसलिए लिया क्योंकि आपका Q बड़ा है, Q तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है ना। ये देखो हमने माना था कि Q बड़ा है, Q1 छोटा है, Q2 भी छोटा है, तो ऐसे ही होगा, Q बड़ा है तो ये छोटा है। तो आप लिखना चाहते हो कि 2 जो है ना ये इस 6 का कोई मल्टीपल है। अरे भाई ये 2 तो छोटा है, 6 का मल्टीपल कैसे आ सकता है ना, गड़बड़ हो गया सब। तो यही गड़बड़ हमारे लिए सॉल्यूशन का रीज़न बनेगा। ओके दोस्तों, कैसे बनेगा देखो, देखिए तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, QT, है ना। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको पता है कि ये जो Q1 है ये कहीं ना कहीं, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, दैट इम्प्लाइज, यहीं भी लिख सकते हो कि जो आपका Q1 है इसको Q डिवाइड कर रहा है। अरे भैया ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड कैसे कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि जी Q तो बड़ा है Q1 से, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये लिख चुके हैं पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हुई। और अब आप लिख दीजिए सिमिलरली कि अगर आपने ये लेके चले, Q2 वाले को लेके चलो, Q1 आ गया, तो Q2 वाले को लेके अगर इसको इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो इससे भी आपको ये मिलेगा कि Q2 को Q डिवाइड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन से वापस चलते हैं, हमने क्या मान के चले थे कि Q इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ये प्रूव कर दिया कि Q एक प्राइम नंबर ही है, Q इज़ अ प्राइम नंबर।
तो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन से हमें ये कन्फर्मेशन हो गई कि Q एक प्राइम नंबर है जी। अब Q प्राइम नंबर है तो इसका मतलब आप लिख सकते हो P स्मॉल, प्राइम नंबर तो P से डिनोट कर रहे थे, इसका मतलब ये हो गया कि Q और P एक ही बात हो गई। Q प्राइम नंबर है तो हम इस पूरी थ्योरम में P से लिखते हैं प्राइम नंबर को, तो Q और P क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो कर्नल ऑफ F था उसको Q जनरेट कर रहा था, अब उसको कौन जनरेट करेगा, P जनरेट करेगा। ठीक है ना, कोई क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने थ्योरम लिखी थी Z बाय कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू FZ दैट इज कंटेनिंग इन P। अब जो ये आपने कर्नल F लिखा है, इसकी कर्नल F को कौन जनरेट कर रहा है, P, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं P। ये आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, FZ के, विच इज कंटेनिंग इन P। अब ये P के बारे में आपको क्या पता है, P एक प्राइम फील्ड है, P इज अ प्राइम फील्ड, और जो प्राइम फील्ड होती हैं उनके पास कोई भी सब ग्रुप नहीं होते। इसका मतलब ये जो FZ है ये डेफिनेटली किसके बराबर है दोस्तों, ये P के ही बराबर है, ऐसा कोई FZ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो दैट इम्प्लाइज ये जो आपका Z बाय P जनरेटिंग सेट है ये आइसोमॉर्फिक आ गया किसके, P के, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो दोबारा से थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा रिकैप लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए थ्योरम। तो जो थ्योरम ये थी कि आपके पास P कोई प्राइम फील्ड है और आपको P आइसोमॉर्फिक Q बताना है और P आइसोमॉर्फिक टू Z बाय जनरेटिंग सेट P दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैपिंग लेनी है जिसका नाम है F, जो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, Z से लेके P तक जाएगी। बस इतनी बात को आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके बिना बात बनने नहीं वाली है ना। तो हमने एक फंक्शन ले लिया Z से P, और कैसे खुलेगा, FN n.1। 1 कौन होगा, यूनिटी एलिमेंट ऑफ P, और n कौन होगा, कोई इंटीजर होगा। पहले दिखा दो कि F एक होमोमॉर्फिज्म है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब अगर F होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल डिफाइन हो सकता है, कर्नल डिफाइन कर लिया हमने। अब कर्नल हमेशा क्या होता है, एक आइडियल होता है। आइडियल किसका, रिंग, इंटीजर्स की रिंग का। इंटीजर्स की रिंग का आइडियल जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल होता है। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स की रिंग एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। अब अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है तो इसका मतलब ये किसी एक नंबर से जनरेट हो रहा, मैंने नाम दे दिया Q। अब हमें पता है कि अब हम फंडामेंटल थ्योरम से लिए लिख सकते हैं कि Z बाई कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू FZ, दैट्स, ये फंडामेंटल थ्योरम हो गई। अब हम इस Q के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि क्या हो कि Q 0 हो जाए। अगर Q 0 हुआ तो यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा, तो Z आइसोमॉर्फिक टू FZ आएगा। अब आपको प्रूव करना था, Z और FZ आइसोमॉर्फिक प्रूव नहीं करने थे, आपको प्रूव करने थे P आइसोमॉर्फिक टू Q। तो मैंने क्या काम करा, मैंने ना Q तो इसका कोशेंट ग्रुप होता है तो मैंने इसका Q उठा लिया, और कोई अलग से FZ की जगह लिख दूंगा P, ये आपको आगे बताऊंगा। तो एक कोशेंट ग्रुप का कोशेंट फील्ड की बात यहाँ से आई, तो वो अब रिंग इंटीजर्स हैं तो उसके अंदर कोशेंट फील्ड कैसी होती है, A बाई B टाइप की कोशेंट फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं, डेफिनेशन आपको बताई थी। तो F को मैंने कह दिया कि कोशेंट फील्ड है P की, और Q है कोशेंट फील्ड Z की। तो ये Z की जगह Q लिख दिया और FZ की मैंने F लिख दिया, और F कंटेन करता है P में, बट P एक प्राइम फील्ड है इसलिए इसके अंदर कुछ कंटेन तो कर नहीं सकता, तो F P बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए। फिर लिखेंगे कि अगर Q 1 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, इसलिए 1 तो हो ही नहीं सकता। फिर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको क्या करना है, मान के प्रूव करना होगा कि Q एक प्राइम नंबर है, और मान लो कि Q प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इसको उल्टा मान के चलेंगे। Q अगर प्राइम नंबर नहीं है तो किसी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जैसा होगा, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन जैसा होगा, इसके ऊपर F लगा दो तो ऐसे ओपन हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक तो जरूर 0 है। पहले अगर इसको 0 लिया तो ये Q1 आपका चला जाएगा कर्नल में, और कर्नल को Q जनरेट कर रहा है, ये Q1 छोटा है इससे, तो ये इसको जनरेट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जनरेट करेगा तो ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि Q डिवाइड कर रहा है उसको, अब 6 डिवाइड कर रहा है 2 को, ये तो गड़बड़ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हमने माना था कि P प्राइम नहीं है तो Q प्राइम ही है। अब Q प्राइम है तो इसको आप Q इज इक्वल टू P लिख सकते हो, यानी कि कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू क्या आ गया, P, जनरेटिंग सेट बन गया। और वापस फंडामेंटल थ्योरम पे गए, वापस उसको P लिखा, और फिर वही बात लिखेंगे कि P प्राइम फील्ड है इसलिए इसके अंदर FZ कंटेन नहीं कर सकता, ये खुद P ही होगा, तो हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई होप सो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे होंगे मेरे लेक्चर, तो प्लीज़ वॉच माई लेक्चर्स, कीप सपोर्ट, एंड इफ़ यू वांट्स एनी अदर थ्योरम्स जो आपको लगती हो कि आपके लिए जो मैंने नहीं बनाई अभी तक, तो आप मेरे को कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं कि सर इस थ्योरम को एक्सप्लेन करो, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच।